नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आज हम कंपाइलर यानी कि संकलन करता एग्जाम 2016 के पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। यह पेपर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाया था। इस पेपर का पहला प्रश्न है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है 1938। 1938 में रमेश चंद्र ओझा की अध्यक्षता में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसमें अभय सिंह, गोकुललाल असावा आदि लोग भी शामिल थे। इसके अलावा ऑप्शन को देखें तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, साथ ही सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में हुई थी। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? तो सोमदेव ललित विग्रहराज के लेखक थे। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे और विग्रहराज चतुर्थ ने भी एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है संस्कृत भाषा में, जिसका नाम है हरिकेली। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं और इनके काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। विग्रहराज साहित्यकारों और कवियों के आश्रयदाता थे और स्वयं भी एक अच्छे साहित्यकार, लेखक और कवि थे। इन्हें कवि बांधव की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो गेर नृत्य आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है, यानी कि यह नृत्य मेवाड़ अंचल में सबसे ज्यादा होता है। होली के दूसरे दिन से शुरू होकर ये 15 दिनों तक चलने वाला नृत्य है। इसे गेर नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नृत्य गोल घेरे में किया जाता है और इसमें जो नृत्यकार होते हैं उन्हें गेरिया कहा जाता है। ठीक है। बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला अलवर में स्थित है। हसन खां मेवाती ने इस किले का निर्माण करवाया था। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है और इस बोली में गुजराती भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। सीकर, झुंझुनू में शेखावाटी बोली बोली जाती है। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? तो मेवाड़ सिंहासन पर राणा सांगा या संग्राम सिंह का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था और इनका जो शासन काल है यह 1509 से 1527 तक चला था। 17 मार्च 1527 में राणा सांगा ने खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, जिसमें सांगा की पराजय हुई थी। इसके अलावा सांगा ने खातौली का युद्ध लड़ा था 1517 में, बाड़ी का युद्ध लड़ा था, बयाना का युद्ध लड़ा था। ऐसे कई युद्ध लड़े और राणा सांगा को हिंदूपत की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही के अंश की संज्ञा दी है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो 57 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। इन सैनिक छावनियों के नाम है नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा और नीमच। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस क्रांति में 4 सैनिक छावनियों ने भाग लिया था और 2 सैनिक छावनी ऐसी थी जिन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया। उनके नाम है ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है, ब्यावर अजमेर में थी और खेरवाड़ा है वो उदयपुर में थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको भलीभांति जानकारी होगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी?
तो अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि RTDC की स्थापना हुई थी और राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था और यह दर्जा राजस्थान ने 1989 में यानी कि पर्यटन निगम की स्थापना के 10 वर्ष बाद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया था। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान में रखें। और राजस्थान पर्यटन का वर्तमान में जो ध्येय वाक्य है वो है पधारो हमारे देश। इससे पहले जाने क्या दिख जाए राजस्थान पर्यटन का लोगो था। नेक्स्ट है वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग था? तो जागा वर्ग है वो वंशावलियों के पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग था। साथ ही इस जागा वर्ग को राव और भाट भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये वंशावलियों के पीढ़ी का लेखन कार्य किया करते हैं। बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गौरीबाई बागड़ के मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही बागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है और कर्माबाई का भी ऑप्शन में मेंशन है। तो कर्माबाई नागौर से संबंधित है। ये कृष्ण भक्त थी और कहा जाता है कि इन्होंने श्री कृष्ण भगवान को खीचड़ खिलवाया था, ठीक है ना। कर्माबाई रो खीचड़ खायो, आपने गाना भी सुना होगा। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो 1562 में आमेर के राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में किया था, जो मुगल हरम में मरियम उजमैनी के नाम से जानी गई थी। और भारमल को अकबर ने अमीर उल उमरा की भी उपाधि प्रदान की थी, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब भी प्रदान किया था और 7000 का मनसब है वो मान सिंह को प्रदान किया था। और भारमल राजपूताना के पहले शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। और भारत में सबसे पहले राजस्थान में ही पंचायती राज की स्थापना हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जो पंचायती राज से ही संबंधित है। संगमरमर से निर्मित बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? तो बाटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है और इसका निर्माण है वो महारावल गुलाब सिंह ने करवाया था। पश्चिमी राजस्थान में 2 जल स्रोत हैं जिनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और हम बार बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक तो है चंदन नलकूप और एक है बाटाडू का कुआं। बाटाडू का कुआं को रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है, लेकिन चंदन नलकूप जो जैसलमेर में स्थित है उसे थार का घड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो रेगिस्तान का जल महल, क्योंकि ये संगमरमर से बना है इसीलिए ये महल की भांति बहुत ही आकर्षक है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। जबकि जो चंदन नलकूप है जैसलमेर का उसे थार का घड़ा कहा जाता है। इसे विशेष तौर पर ध्यान में रखें। एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो महेश्वर एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार थे। यह प्रशस्ति उदयपुर में कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर पर स्थापित है और ऑप्शन में गुणभद्र का भी मेंशन है। तो गुणभद्र बिजोलिया शिलालेख के प्रशस्तिकार हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। और यह स्थापना कहां पर की गई? तो वर्धा महाराष्ट्र में इस संघ की स्थापना की गई थी। इस संघ के स्थापना के पीछे मेन मकसद यही था कि स्थानीय जनता और सामंत वर्ग के बीच, शासकों के बीच आपसी सौहार्द और मेल मिलाप स्थापित करना था। और इस संघ का जो हेडक्वार्टर है
वो 1920 में स्थानांतरित करके अजमेर में स्थापित कर दिया था। ठीक है। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मारवाड़ का उदय सिंह मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि ये वजन में बहुत ही हट्टा कट्टा और मोटा था, इसीलिए इसे मोटा राजा की संज्ञा दी जाती है। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में किया, जो मुगल हरम में जगत गुसाई के नाम से जानी गई, और उससे उत्पन्न जो पुत्र हुआ था उनका नाम था शाहजहां। ताम्रयुगीन सभ्यता जाडोल कहाँ स्थित है? तो जाडोल उदयपुर में स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता है। अन्य जिलों के नाम है तो नागौर में डीडवाना और कुराड़ा सभ्यता है, जालोर में एलाना सभ्यता है, और चित्तौड़ में नगरी नाम से पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट बड़ा टफ सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, ओपी कछवार। द लास्ट महाराणा, ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर, क्रेवी क्वेटिन। ओरिजिन ऑफ राजपूत, जे.ए. असोपा। हिस्ट्री ऑफ चहमांस, आर.बी. सिंह। तो इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो उपरोक्त चारों युग्म सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो इन बुकों को भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर दें, 2-4 बार अगर आप देखेंगे तो ये बुक भी आपको याद हो जाएगी। प्रबंध कोश का लेखक कौन था? तो राजशेखर प्रबंध कोश के लेखक थे। राजशेखर प्रतिहार वंश के एक प्रसिद्ध शासक महेंद्रपाल के दरबारी कवि और महेंद्रपाल के गुरु थे। राजशेखर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे और इन्होंने प्रबंध कोश के अलावा कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा नाम से भी ग्रंथ लिखे हैं। ऑप्शन में मेरुतुंग का भी मेंशन है, तो मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की है। ठीक है ना। तो प्रबंध चिंतामणि है वो मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार है वो मेरुतुंग है, जबकि प्रबंध कोश के रचनाकार राजशेखर है। कहीं कहीं पूछा जाता है कि राजशेखर किस शासक के शासनकाल में थे? तो राजशेखर महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल, इन दोनों के शासनकाल में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो रंग महल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था। बाकी नोहर जो भरतपुर में है, बागोर भीलवाड़ा, गिलुंड राजसमंद, ये तीनों ही स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति के केंद्र रहे हैं। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है और ये पाषाणकालीन सभ्यता मानी जाती है। राजस्थान में दल थम्बन की उपाधि किसको दी थी? तो इस प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट किया है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है इन ऑप्शंस में नहीं मिलता है। दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने गज सिंह को दी थी, जो मारवाड़ के शासक थे। साथ ही मारवाड़ के शासकों को अलग अलग जो भी उपाधियां दी उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। मारवाड़ के शासक हुए थे कर्ण सिंह, इन्हें औरंगजेब ने जंगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। राय सिंह भी राठौड़ वंश के शासक थे, तो राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, और लूण कर्ण को है वो कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ठीक है। राय सिंह राजपूताने का कर्ण, लूण कर्ण कलयुग का कर्ण, कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह, गज सिंह को दल थम्बन, और अनूप सिंह भी मारवाड़ के शासक हुए थे, जिसे औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो सही नहीं है। अलवर में इन्होंने 1830 में सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे, जयपुर में 1844 में और जोधपुर में 1848 में। तो सती प्रथा के संबंध में आप ये बात भी ध्यान रखें कि 1829 में
राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने संपूर्ण भारत में सती प्रथा रोकने के आदेश दिए थे, जिसमें राजस्थान के अलग अलग रियासतों में अलग अलग टाइम पीरियड में ये आदेश जारी हुए थे। और राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और सती प्रथा का जो इन्होंने अंत करने का इस विलियम बेंटिंक को जो पत्र लिखा था, वो इसीलिए लिखा था क्योंकि 1815-20 के आसपास इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। और इनके भाई की मृत्यु होने के बाद में इनकी भाभी को समाज द्वारा जबरन आग की ज्वाला में धकेलकर उन्हें सती बना दिया गया था। तो ये बात राजा राम मोहन राय को बहुत बुरी लगी और इन्होंने आसपास से अपने सहयोगियों से मिलकर इस प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पत्र लिखा। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अग्रदास जी रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अग्रदास जी कृष्णदास जी पहाड़ी के शिष्य थे और ये रामानंदी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक चहामान या चौहान वंश का शासक था। चौहान वंश के आदि पुरुष की बात करें तो वासुदेव चौहान चौहान वंश का आदि पुरुष हैं। इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिनराज सूरी की नहीं है? तो रास कैलाश ये रचना है जिनराज सूरी की नहीं है। बाकी शालीभद्र रास, गज सुकमाल रास और कवियन्ना रास ये सभी जो रचनाएं हैं वो जिनराज सूरी की हैं। जिनराज सूरी एक जैन आचार्य थे। राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई है? तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा। मालदेव की रानी उमादे जो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई है। यह जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी। अब जब इस प्रकार के हम इतिहास के फैक्ट्स पढ़ते हैं तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन प्यार के आगे उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। कितनी भी कोशिश कर ले, प्रेम को प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। रूठी रानी और मालदेव के संबंध में यह बात कही जाती है, जब मालदेव का विवाह हुआ था तभी सुहागरात की पहली दिन से ही ये जो रानी है ये मालदेव से रूठ गई थी, क्योंकि उस रात के दौरान मालदेव अपने साथियों के साथ में पैग लगा रहा था और शराब के नशे में मदमस्त था। कहा जाता है कि लगभग आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन मालदेव अपनी रानी के पास नहीं गए। तभी रानी उमादे ने उनको बुलावा भेजने के लिए अपनी दासी, जिसका नाम मिलता है भारमली, उसे मालदेव के पास भेजा। तो भारमली भी बहुत ही सुंदर युवती थी। मालदेव नशे में चूर तो था ही, उन्होंने भारमली को ही अपनी रानी समझ लिया और उसके साथ में उन्होंने प्रेम क्रीड़ा है वो शुरू कर दी। जब काफी देर हो गई तो रानी स्वयं को आना पड़ा कि क्या चल रहा है। अभी तक जो भारमली दासी को भी भेजा था वो भी नहीं आई। तब रानी उस महल में गई तो उन्होंने जब इस प्रकार का दृश्य देखा तभी से रानी इन पर क्रोधित हो गई और पूरे जीवन भर के लिए है वो मालदेव से रूठ गई थी। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ये इस टॉपिक के संबंध में आपको रुचि प्रदान करने के लिए बताई है। यद्यपि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। आपको इतना ही याद रखना है कि रूठी रानी का संबंध किससे है, तो मालदेव की रानी थी और उनका नाम क्या है, तो उमादे। ठीक है। नेक्स्ट है मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? तो मलुकनाथ गरीबदासी पंथ के साधु थे। यद्यपि गरीबदासी पंथ कोई अलग से महत्वपूर्ण पंथ नहीं है, ये दादू पंथ संप्रदाय का ही एक पार्ट है। दादू जी के कुल 52 शिष्य हुए थे, जो दादू के 52 स्तंभ कहे जाते हैं, जिसमें गरीबदास जी भी एक थे। नेक्स्ट है पद्मणि चौपई किस भाषा में लिखी गई है? तो पद्मणि चौपई है ये राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। ठीक है। और इस ग्रंथ के जो रचनाकार है उनका नाम है भंवरलाल नाहटा। तो ध्यान रखें इसे, BR नाहटा पद्मणि चौपई के
लेखक हैं और ये राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है। राजस्थान में राइका जाति किस पशु से संबंधित है? तो राइका जाति ऊंट से संबंध रखती है। ये राजस्थान की ऊंट पालक प्रमुख जाति है और राजस्थान में या फिर मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को जाता है और पाबूजी राठौड़ के जो मैक्सिमम भक्त हैं, मैक्सिमम जो इनके उपासक हैं, वो राइका या रेबारी जाति के लोग ही हैं। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि पाबूजी पर एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम मिलता है पाबू प्रकाश। इसके लेखक कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पाबू प्रकाश / करके इसके लेखक का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीगा देवी कौन थी? तो परमार राजा धारावश की रानी का नाम गीगा देवी मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया। जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न पूछ कर जाता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए आपका सवाल है, निम्न में से कौन सी मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही मीराबाई से संबंधित जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको भी आपको मेंशन करना है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पति का नाम क्या था, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इन तमाम चीजों के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखना है। दोस्तों, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि डेली आपको 15-20 क्वेश्चन का विस्तार से आंसर तो दे ही रहे हैं। साथ ही एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में अगर छोड़ा जाए तो इनके बारे में आपको जितनी भी जानकारी है वो आप लिखिए, और अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो बुक में आप देखिए उसके बारे में, उसके बाद में लिखने का प्रयास करें। तो आपको ये चीजें जो आप लिखेंगे और अलग अलग लोग अलग अलग बुकों से अपनी जानकारी जुटाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो एक ही जगह अलग अलग सोर्सों की चीजें आ जाएगी और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप जिंदगी भर उन्हें गलत नहीं करेंगे। तो आइए, मैंने आपको कल भी एक सवाल पूछा था जिसमें आप सभी मित्रों ने कमेंट बॉक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिए। चलिए आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। पहला कमेंट है गहलोत शाह का। नमस्कार सर, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है, बट सर आज आपने क्वेश्चन 95 में बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1194 में गहरवाल पर अटैक किया, बट सर अलाउद्दीन खिलजी का जन्म ही 1266 में हुआ था। ओहो सॉरी सर। पहले तो मैं गहलोत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी गलती को यहाँ पर मेंशन किया। इसके लिए मैं आप सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैंने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी आपको बता दिया था और यद्यपि ये जो महमूद गौरी ने 1191-92 में तराइन का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ में और 1994 को चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद गढ़वाल के साथ में और जयचंद गढ़वाल को उन्होंने पराजित किया। तो भूल में मैंने आपको महमूद गौरी के जगह अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया, तो इसलिए मैं आप सभी मित्रों से क्षमा चाहता हूं। और ये तो आप भी लगभग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि 1191-92 में इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा, उसके बाद में चंदावर का युद्ध लड़ा था। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है मेरे से जो हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और गहलोत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बारे में मुझे अवगत करवाया। राजेश्वरी चौधरी लिखते हैं बहुत अच्छा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश मनिहारी जी लिखते हैं सर पेनोरमा बुक में सवाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बताया गया है और सर पटवार में राजस्थान भूगोल है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सवाई भोज के मेले के बारे में आपको मेंशन कर दूं कि अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल फाइनल आंसर की में सवाई भोज के मेले को भाद्रपद शुक्ल सप्तमी ही बताया गया है और राज पेनोरमा में भी
लोक देवता का जो चैप्टर दिया है उसमें देवनारायण जी के बारे में उन्होंने लिखा है, तो उसमें भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को ही बताया है और सही भी भाद्रपद शुक्ला सप्तमी ही है। आप एक बार पुनः देख लीजिए उन्हें। कमल किशोर पाली लिखते हैं, वेरी नाइस सर, थैंक्स कमल जी। कालूराम जी लिखते हैं, ये कला प्रताप जिले की है एवं राज सोनी परिवार का संबंध इस कला से है। इस शिल्प कला का नवंबर 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालूराम जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। अशोक विश्नोई निवण प्रणाम सर जी, गुरु जम्बेश्वर भगवान को अशोक जी। अशोक जी लिखते हैं, आपका एक और अच्छा प्रयास। थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कांच के ऊपर सोने के मीनाकारी करने के लिए जानी जाती है। वहां का सोनी परिवार इस कला के लिए जाना जाता है। इस कला का प्रधान रंग हरा है। बहुत ही बेहतरीन अशोक जी। और जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा पिछले वाले वीडियो में सवाल था कि थेवा कला किस जिले से संबंधित है, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इससे संबंधित आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमेंट लिखे। साथ ही कल वाले वीडियो में मेरे से एक त्रुटि हो गई थी। कंपाइलर एग्जाम के 109वें प्रश्न का उत्तर अग्नि जंतर था, जो विकल्प 3 था। मैंने वहां पर विकल्प 3 पर ही राइट चेक मार्क किया था, लेकिन बोलते समय मैंने अग्नि जंतर को अग्नि मंत्र बोल दिया, तो इसे आप कंफ्यूज ना हो। उसका सही आंसर जो मैंने क्लिक किया था अग्नि जंतर, वही है ऑप्शन नंबर 3। परम बारूपाल में भी यही पूछ रहा था सर, थैंक्स, आपके सवाल का जवाब मिल गया है परम जी। राज सुमन मीना जी लिखते हैं, सर आप स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प कर रहे हो जीके में, बहुत बहुत धन्यवाद हो सर जी। आपका हार्दिक आभार राज सुमन जी। मुझे इस प्रकार के आपके सहयोग से बहुत ही खुशी मिलती है, और जिस प्रकार के आपके कमेंट्स देख रहा हूं तो उससे मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं। कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं। सुरेश प्रजापति लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सुरेश प्रजापति जी। थेवा कला जो प्रतापगढ़ की है, कांच पर सोने का चित्रांकन, बेल्जियम कांच का उपयोग, मुख्य रंग हरा, आविष्कार प्रताप के शासक सामंत सिंह के समय, और यहाँ पर जो पहले कलाकार थे उनका नाम नाथूराम सोनी मिलता है। और वर्तमान में थेवा कला के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार गिरीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश प्रजापति, आपका बहुत ही अच्छा लिखा आपने। विजय जी लिखते हैं, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है, यहाँ का जोशी परिवार इस कला में पारंगत है। आगे आप लिखते हैं, आपका कार्य बहुत ही अच्छा है ओम जी, आप यूं ही लगे रहे, हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। आप लोगों का साथ अगर यूं ही बना रहा तो मैं भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमेशा कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूंगा, और आप सभी मित्रों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सहयोग मिल रहा है। इसलिए आप सभी मित्रों का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय जी के बारे में जहां तक मुझे जानकारी मिली है, आप राजस्थान पुलिस में अभी सर्विस दे रहे हैं विजय जी, और रमेश जी बिश्नोई लांबा से हैं, जो लगभग एक ही जगह ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप वर्तमान में इस कोरोना की महामारी में अपने जान जोखिम में डालकर भी नागरिकों की सेवा में और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से। तो आप जैसे जांबाज पुलिस अधिकारियों को मैं पूरे हमारे इस चैनल परिवार की ओर से आपको सलाम करता हूं। रमेश जी लिखते हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। पवन जी लिखते हैं, थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन का संबंध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से है। यह कला प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार का बिजनेस सीक्रेट मानी जाती है। इसी कारण यह कला सिर्फ उसी परिवार तक सीमित है। थेवा कला का मुख्य रंग हरा है। बिल्कुल पवन जी, आपने बहुत ही अच्छा लिखा, और हमेशा आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार से संबंधित है, और ये राज सोनी परिवार है, ये इस कला को अपनी बहन बेटियों को भी नहीं बताते हैं, और बिल्कुल सीक्रेट तरीके से अलग कमरे में इस कलाकृति को अंजाम देते हैं। इसीलिए लगभग 500 वर्ष हो गए हैं इस कला के विकास हुए, अभी तक ये किसी को पता नहीं है, केवल राज सोनी परिवार को छोड़कर।
मनोज सिंह जी लिखते हैं थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है, इसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है मनोज जी। कमलेश जी लिखते हैं थेवा कला प्रतापगढ़, नाथू जी सोनी, हरा रंग, बेल्जियम कांच। बहुत अच्छा कमलेश जी। प्रशांत जी सैनी लिखते हैं सर ऐसे ज्योग्राफी के भी लाना एंड पटवारी के हिसाब से पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया ज्योग्राफी भी लाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जरूर प्रशांत जी, जैसे संभव होगा मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अशोक साहू लिखते हैं गजब का ज्ञान सर जी, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। आपका भी धन्यवाद अशोक साहू जी। राजस्थान में थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है। प्रतापगढ़ जिले का जोशी परिवार थेवा कला का जन्मदाता माना जाता है। राजपाल सिंह जी लिखते हैं तो सर जोशी परिवार नहीं है, राज सोनी परिवार है जो इस कला के जन्मदाता है। पूनम सोनी जी लिखते हैं प्रतापगढ़, बिल्कुल सही है सोनी जी। कृष्णाराम जी ढाका लिखते हैं सवाई भोज का मेला असिंध में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है। सवाई भोज का मेला है वो भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को लगता है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, और बुकों में भी भाद्रपद शुक्ला सप्तमी ही बताया गया है। आपका बेहतरीन प्रयास, आप यूं ही लगे रहे, हम आपके साथ हैं। आपका हार्दिक आभार राजपाल सिंह जी, आपका सहयोग सदैव यूं ही बना रहे। मनोज जी लिखते हैं 109 प्रश्न में उत्तर अग्नि मंत्र बताया, जबकि आपके अग्नि जंतर को सही माना है, तो मैंने आपको इस बारे में बता दिया है। एसएससी जॉब, जय हिंद सर जी, जय हिंद सर आपको भी। सुरेश रेमोला लिखते हैं थैंक यू सर, इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल कोशिश करेंगे। रमेश जी सहारण लिखते हैं जय हो रमेश जी, धन्यवाद। बलराम जी मीना लिखते हैं थैंक यू सर, आभार बलराम जी। रवि मेवाड़ा जी लिखते हैं दादा पीडीएफ तो सेंड कर दे नी वीडियो के, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जल्दी ही। पंकज जी लिखते हैं आरपीएससी का पेपर सेकंड 2018 का पेपर, तो इसका भी सॉल्यूशन करवाना है क्या? अगर हाँ तो आप आज के इस कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा। सुरेश जी जाट लिखते हैं थैंक्स सर, आभार। प्रतापगढ़ हैं जो यहाँ का राज सोनी परिवार फेमस है। ऋषि मीना जी लिखते हैं बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी मंडीवाल लिखते हैं जय हो गुरु जी आपकी, आप लोगों की भी जय। मेरे लिए तो जय योग्य मेरे सभी ऑडियंस ही हैं, आप लोग ही हैं जो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। जितेंद्र जी मंडीवाल लिखते हैं प्रतापगढ़, बिल्कुल सही है। ललित जी मुबासरा लिखते हैं बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन सर जी, बहुत बढ़िया समझाते हो आप हमें, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। किसी चीज को प्रेजेंट करने का अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है, मेरा जो तरीका है वो आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे ललित जी लिखते हैं थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म कलात्मक चित्रांकन थेवा कला कहलाता है। इसमें बेल्जियम कांच के प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है। इस कला के जन्मदाता नाथू जी सोनी हैं तथा इस कला का उदय सावंत सिंह के काल में हुआ। इसके प्रमुख रंग हरा है। कुछ गलत लिखा हो तो क्षमा करे सर और गलत को सही बताए। ललित जी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वरी जी चौधरी लिखती हैं बहुत अच्छा सर, धन्यवाद राजेश्वरी जी। कमलेश जी गुर्जर लिखते हैं वेरी वेरी नाइस सर, थैंक यू, वेरी नाइस। कमल किशोर जी लिखते हैं धन्यवाद कमल जी। सत्यवीर मीना जी लिखते हैं राजस्थान के 33वें जिले के रूप में मान्यता प्राप्त मालव अंचल के प्रतापगढ़ जिले की विशिष्ट थेवा कला आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम कमा रही है। विशेष प्रकार की दुर्लभ और अद्भुत कला होने के कारण इसका उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी हुआ है। इस कला को दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय राज सोनी परिवार के कलाकार गिरीश कुमार को जाता है, जो 400 साल पहले अपने पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई इस खास कला को सहेजे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सत्यवीर जी मीना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसके बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अंत में आपके सभी कमेंट्स हमने पढ़े, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो भी मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ उनको आप इतने बेहतरीन तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप सभी मित्रों का दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे और एक दिन उच्च सरकारी पदों पर आप आसीन होंगे।
आप सभी मित्रों का दिल की असीम गहराइयों से एक बार पुनः धन्यवाद। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप राजस्थान ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम